चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स हैं। एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट के मायने ये हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है या लिविंग सेल्स के अंदर है और कैटलिस्ट की तरह काम करे। कैटलिस्ट हर उस चीज को कहते हैं जो किसी चीज की स्पीड को बढ़ाएं या किसी चीज की स्पीड को स्लो करें, उनको कैटलिस्ट कहते हैं। प्रोटीन से मिलके बनते हैं सारे के सारे एंजाइम्स। ये कंज्यूम नहीं होते, खर्च नहीं होते एंजाइम, तो एज इट इज रहते हैं बॉडी में प्रोसेस होने के बाद भी। एंजाइम हमेशा क्वांटिटी में कम होते हैं, तादाद में हमेशा एंजाइम्स कम होते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें उन्हीं का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो प्रोटीन से मिलके नहीं बना हुआ होता, इसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। मैंने कहा वैसे तो एंजाइम प्रोटीन से मिलके बने हैं सारे, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनमें कुछ हिस्सा उनका ऐसा होता है जिसमें प्रोटीन नहीं होता शामिल, प्रोटीन से मिलके नहीं बनता, उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, टारगेटेड होते हैं। एक ही एंजाइम सारे रिएक्शंस में इस्तेमाल नहीं होता, एक ही एंजाइम सारे रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता। अलग अलग एंजाइम्स होते हैं अलग अलग रिएक्शंस के लिए। इसके अलावा जो एक्टिविटी है एंजाइम्स की, वो अफेक्ट होती है पीएच की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से, या एसिड और बेस की वजह से। ये एसिडिक मीडियम में भी काम कर सकते हैं, बेसिक मीडियम में भी काम कर सकते हैं। प्रोटीन होने की वजह से इनकी स्पीड को बढ़ाया भी जा सकता है, एक्सेलरेट भी किया जा सकता है। अगर आप कुछ स्पेसिफिक आइंस या सॉल्ट डाल दें अगर, तो स्पीड कम और ज़्यादा की जा सकती है, इनकी बढ़ाई या कम की जा सकती है। वैसे एक रफ एस्टिमेट है कि 10,000 तो तकरीबन एंजाइम्स हैं ह्यूमन सेल्स के पास। फिर कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर काम करते हैं, उनको कहते हैं एंडो एंजाइम्स। और कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो सेल के बाहर काम करते हैं, उनको कहते हैं एक्सो एंजाइम्स। तो दो तरह के ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, एक्सो और एंडो। मैंने कहा ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में दोनों में काम कर सकते हैं प्रोटीन होने की वजह से। एक्सो एंजाइम वो होते हैं जो सेल के बाहर रिएक्शन करवाएंगे, एंडो एंजाइम वो होंगे जो सेल्स के अंदर रिएक्शंस करवाएंगे। एक पॉइंट ये था कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में काम कर सकते हैं प्रोटीन होने की वजह से, क्योंकि प्रोटीन के पास दोनों ग्रुप होते हैं ना, एक अमाइनो ग्रुप होता है प्रोटीन के पास और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक है, अमाइनो ग्रुप बेसिक है, तो ये दोनों तरह की मीडियम में काम कर सकते हैं इस वजह से। इसके अलावा स्ट्रक्चर देखें अगर एंजाइम का, या टाइप्स ऑफ एंजाइम्स अगर देखें, तो एक क्लासिफिकेशन तो ये है जो यहाँ लिखी हुई नजर आ रही है आपको। एंजाइम प्रोटीन से मिलके बने, जो सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने हैं उनको कहते हैं सिंपल एंजाइम्स। और जो एंजाइम जिनमें प्रोटीन के अलावा दूसरे सब्सटेंसेस भी शामिल हैं उनको कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ये जो कॉन्जुगेटेड हैं या हॉलो एंजाइम्स जो हैं, इनके दो हिस्से हैं, एक वो हिस्सा जो प्रोटीन वाला और एक वो हिस्सा जिसमें प्रोटीन नहीं है। जो प्रोटीन वाला हिस्सा है इसका नाम है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है इसका, उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये दो तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो है उनको कहते हैं कोफैक्टर, जैसे मैग्नीशियम, जिनमें मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम या मैंगनीज वगैरह होता है, उनको कहते हैं कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक है। और जो ऑर्गेनिक है इसको कहते हैं कोएंजाइम। ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन होते हैं शामिल, जैसे NAD, NADP, ATP, ये शामिल होते हैं इनमें।
अब जहां भी को फैक्टर या को एंजाइम है, वैसे अगर तुम देखो तो को का मतलब होता है हेल्प करने वाले। तो ये जो को फैक्टर और को एंजाइम एंजाइम का ही हिस्सा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप का पार्ट है। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो एंजाइम्स की हेल्प करते हैं फंक्शंस या रिएक्शंस करवाने में। तो एक तो ये टाइप है क्लासिफिकेशन की एंजाइम्स की। एक और क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स की जो हमारे पास हमारी बुक में नहीं लिखी हुई है। वो कौन सी टाइप है? 6 तरह के एंजाइम्स हैं। 6 तरह के एंजाइम्स हैं। मैं यहाँ चैट में लिख रहा हूँ, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंजाइम, ये यहाँ पे नहीं है। 6 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले इनके नाम। ऑक्सीडो रिडक्टेज एक एंजाइम है। ट्रांसफेरेज एक एंजाइम है। हाइड्रोलेज एक एंजाइम है। लाइसेज एक एंजाइम है। आइसोमेरेज एक एंजाइम है। और लाइगेस। ये 6 एंजाइम है। एक ये भी क्लासिफिकेशन एंजाइम की। इसमें जो ये ऑक्सीडो रिडक्टेज है, ऑक्सीडो रिडक्टेज वो एंजाइम है जो कि 2 काम करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन कराता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो ये है कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो एक जगह से इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरी जगह को देता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज एक वो एंजाइम है जो इलेक्ट्रॉन एक कंपाउंड से लेगा और दूसरे को देगा। ऑक्सीडो रिडक्टेज इलेक्ट्रॉन एक से लेगा और दूसरे को देगा। अच्छा, ये जिस चीज से लेते हैं और देते हैं, या एंजाइम जिस चीज पे काम करते हैं एंजाइम जिस चीज पे काम करते हैं, द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम वर्क, द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम वर्क इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। जिस सब्सटेंस पे एंजाइम काम करते हैं उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, या जिस चीज को एंजाइम तोड़ते हैं उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। तो किसी सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन लेंगे, किसी और सबस्ट्रेट को दे देंगे। जो ये काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ले और दे रहे हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करा रहे हैं। ट्रांसफेरेज क्या करते हैं? ये वो एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब लेके जाने में, ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स को जो मूव कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको कहते हैं ट्रांसफेरेज। जैसा नाम है वैसा काम है, ट्रांसफेरेज का मतलब है ट्रांसफर करने वाले। लेकिन किस चीज को ट्रांसफर करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को लेंगे, एक से दूसरी जगह देंगे। आपको मालूम होगा ना चाहिए, आपने सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री पढ़ी है या पढ़ रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फिर तीसरे हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज वो एंजाइम है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वो होते हैं जो पानी की मौजूदगी में काम करते हैं, यानी कि हाइड्रोलिसिस करते हैं। अगर आपको याद हो तो हाइड्रोलिसिस एक ऐसा रिएक्शन था जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है, और पानी के मॉलिक्यूल जब टूट जाते हैं एच आइंस और ओ एच आइंस में, तो उनके जरिए बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है। अब वो डबल बॉन्ड्स हो, उनको तोड़ा जाता है ताकि सबस्ट्रेट छोटे छोटे हिस्सों में टूट सके। तो हाइड्रोलेज वो एंजाइम है जो हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराते हैं। वो एंजाइम जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो कराते हैं हाइड्रोलेज, वो हाइड्रोलेज एंजाइम कहलाते हैं। जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, जैसे अगर कोई एग्जांपल बताऊं तो प्रोटीएज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। इसके अलावा लाइसेज, लाइसेज वो एंजाइम है, ये ऐड करते हैं वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को या अमोनिया को। ये जो लाइसेज वो एंजाइम है जो ऐड करते हैं वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को या अमोनिया को किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर, ताकि उसके बॉन्ड ब्रेक हो सके। तो दोनों में फर्क क्या है हाइड्रोलेज में और लाइसेज में? हाइड्रोलेज में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में से पानी को तोड़ते हैं और उनको ऐड कराते हैं, जबकि लाइसेज वो हैं जो पानी को भी तोड़ के ऐड करा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी तोड़ के ऐड करा सकते हैं और अमोनिया को भी तोड़ के ऐड करा सकते हैं ताकि सबस्ट्रेट टूटे। आइसोमरेज वो एंजाइम है जो के पूरे स्ट्रक्चर को ही शिफ्ट करा देते हैं ताकि शेप चेंज हो जाए सबस्ट्रेट की, ताकि उसको तोड़ने में आसानी हो। तो आइसोमरेज वो एंजाइम है जो सबस्ट्रेट की शेप में चेंजेस लेकर आते हैं। और आखिर में लाइगेज। लाइगेज एंजाइम वो हैं जो कि जोड़ने के काम में आते हैं। लाइगेज एंजाइम वो हैं
जो कि जोड़ने के काम में आते हैं। जैसे आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9 में एंजाइम का नाम आया था कि जब आपने डीएनए में कट लगाया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, तो फिर आपने अपना बनाया हुआ डीएनए और जीन लगाया था, जो उसको जोड़ने के लिए एक मॉलिक्यूलर ग्लू का काम किया था एंजाइम में, जिसका नाम किया था लाइगेज। दो फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम जो किया था। तो ये एक वो कैटेगरी थी 6 एंजाइम्स की, जिनके मैंने नाम और फंक्शन बताया आपको, जो आगा खान बोर्ड में भी लिखी हुई है लेकिन हमारे पास नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दी, फेडरल बोर्ड में है ये। बेटे मैंने 6 तरह की बताए ना। ऑक्सीडो रिडक्टेज वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराते हैं। एक सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, दूसरे सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉन को देते हैं। लाइसेज एंजाइम वो है जो वाटर को ब्रेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करते हैं या अमोनिया को ब्रेक करते हैं और किसी सबस्ट्रेट को देते हैं जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड हो, ताकि उनके डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए। इसके बाद है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। बेटे दो मोड ऑफ एक्शन है एंजाइम्स के, एक है लॉक एंड की थ्योरी और एक है इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की थ्योरी दी थी फिस्चर साहब ने 1898 में। इस थ्योरी में उन्होंने ये कहा था, जैसे हर ताले की दुनिया में चाबी होती है और ताला बड़ा होता है, चाबी छोटी होती है। चाबी किसी भी और ताले में नहीं लग सकती सिर्फ अपने ताले के अलावा। सेम उसी तरह से हर एक एंजाइम अपने पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही अटैच होता है, किसी और सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं होता या उसको ब्रेक नहीं कर सकता। तो एवरी, जैसे एवरी लॉक हैज इट्स ओन की, सिमिलरली every enzyme has its own substrate. Similarly, every enzyme has its own substrate. हर एंजाइम का अपना अपना सबस्ट्रेट होगा, उसके अलावा वो एंजाइम किसी और सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं होगा या उसको ब्रेक नहीं कर सकेगा। और एंजाइम्स आर स्मॉल इन साइज, दे आर लाइक की। जैसे ताले में ताला बड़ा होता है, चाबी छोटी होती है, सेम उसी तरह से जो एंजाइम है वो छोटे होते हैं, सबस्ट्रेट बड़े होते हैं। तो एंजाइम को रिसेम्बलेंस दी है की से और ताले को रिसेम्बलेंस दी है लॉक से। इस थ्योरी को कहते हैं लॉक एंड की थ्योरी। इंड्यूस फिट मॉडल क्या है? ये एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था कोहेलेंट, 1959 में उन्होंने दिया था। इसमें उन्होंने ये कहा था कि जो एंजाइम होते हैं वो सबस्ट्रेट के पास आते हैं, सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाता है कुछ। सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाता है कुछ। जब एंजाइम अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आता है तो अब ये एंजाइम अफेक्टिवली उस सबस्ट्रेट को तोड़ पाता है। इस थ्योरी को कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। दोबारा मैंने कहा एंजाइम और सबस्ट्रेट दो चीजें हैं। सबस्ट्रेट चेंजेस कराता है एंजाइम के स्ट्रक्चर में। आफ्टर अपीयरेंस ऑफ दीज चेंजेस ये सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन करता है। इस मैकेनिज्म को कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। तो ये दो मोड ऑफ एक्शन से एंजाइम्स के। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स पे असरअंदाज होते हैं? बेटे हमारे पास ये 6 लिखे हुए। सबसे पहला है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से मुराद है कि मिकदार, क्वांटिटी, किस चीज की क्वांटिटी? सबस्ट्रेट की क्वांटिटी, यानी कि उस चीज की क्वांटिटी जिस पे एंजाइम्स काम करते हैं। सबस्ट्रेट वो चीज है जो हम बाहर से हासिल कर रहे हैं, जो चीज बॉडी के अंदर जा रही है हमारे, एंजाइम उसको तोड़ते हैं। बिलफर्ज आप किसी सबस्ट्रेट का इंटेक कर रहे हैं, एंजाइम उसको इफेक्टिवली तोड़ रहे हैं 100% एफिशिएंसी के साथ। आप बढ़ा रहे हैं, एंजाइम्स और आ रहे हैं और तोड़ रहे हैं, स्पीड में इजाफा हो रहा है। लेकिन ये सारा का सारा काम एक हद तक ही होगा। उसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे बॉडी में, तो ये
एंजाइम हमारी बॉडी में लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा फिर, ये जो एंजाइम है ये उस सबस्ट्रेट को नहीं तोड़ पाएंगे, और जब उस सबस्ट्रेट को नहीं तोड़ पाएंगे तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। इसका मतलब है कि अप टू सर्टेन लिमिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विल बी 100% इफ द क्वांटिटी इज गोइंग टू इंक्रीज ऑफ अ सबस्ट्रेट। एक हद तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट इसका मतलब है असरअंदाज हो रहा है एंजाइम्स की वर्किंग पे। दूसरी चीज, टेम्परेचर। जितने भी एंजाइम्स हैं, ऑल ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सारे एंजाइम प्रोटीन से मिलके बने, हमने ये बात शुरू में भी करी थी। तो जब सारे एंजाइम प्रोटीन से मिलके बने हैं, तो प्रोटीन तो हीट सेंसिटिव होता है, ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं है प्रोटीन को, डीनेचर हो जाता है। डीनेचर का मतलब उसकी स्ट्रक्चर ही डैमेज हो जाता है, और अगर एंजाइम का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा तो एंजाइम काम कैसे करेगा। तो एंजाइम की जो वर्किंग है वो मैक्सिमम होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, जो 28 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में है। जो 28 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में है। इस टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम्स की एक्टिविटी 100% एफिशिएंसी के साथ होती है। तो अगर 28 से कम हो या 37 से ज्यादा होना शुरू होगा टेम्परेचर, तो एंजाइम्स की वर्किंग पे असर पड़ेगा, उनकी एक्टिविटी क्या होती जाएगी, स्लो, क्योंकि वो डीनेचर होते जाते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो सारे एंजाइम ही खत्म हो जाते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम फ्रीज हो जाते हैं, तो भी काम नहीं कर पाते। यानी कि दे विल नॉट वर्क एट 0, दे विल नॉट वर्क एट 100, they will work at 100% efficiency on a value of optimum temperature which is in between 28 to 37 डिग्री सेल्सियस। फिर पीएच लेवल की बात करें, पीएच कहते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंजाइम्स का। हर एक एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच लेवल पे काम करता है, जो उसका अपना पीएच लेवल होता है। उसके अलावा वो एंजाइम किसी और पीएच लेवल पे उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है या वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, उसकी पीएच वैल्यू जो है वो बिलफर्ड 7 से लेके 8 के दरमियान में है। या एक एंजाइम है पेप्सिन जो पेट में है, इसकी पीएच वैल्यू 1.6 या 1.2 से 1.6 के दरमियान में है। तो अगर इनकी पीएच वैल्यू को स्लाइटली भी चेंज किया जाएगा तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, और वो काम उस एफिशिएंसी के साथ नहीं करेंगे जिस एफिशिएंसी के साथ वो पहले कर पाते। इसका मतलब है एवरी एंजाइम कैन वर्क विद 100% एफिशिएंसी ऑन इट्स ओन पीएच वैल्यू। अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो एंजाइम्स की एफिशिएंसी क्या होती जाती है, डिक्रीज। फिर एंजाइम्स, को एंजाइम्स हैं जिनकी बात मैंने अभी आपसे करी थी, ये वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है एंजाइम्स का जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं, जैसे NAD, FAD, COA वगैरह। एक्टिवेटर्स उनको कहते हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाते हैं। ये सर्टेन किस्म के आइंस हैं, ये मेटेलिक आइंस हैं जिनकी बात अभी आपने मुझसे पूछी भी थी, जैसे मैंगनीज वगैरह है, जिंक वगैरह है। जी, इसको डालने से एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। इसके एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है। इनहिबिटर्स वो होते हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शंस को स्लो करते हैं। इनहिबिटर्स दो तरह के होते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स होते हैं जो नॉर्मल सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट के साथ आके अटैच हो जाते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं और ये कॉपी करते हैं सबस्ट्रेट की, दे आर कॉल्ड मिमिक्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं जो मिमिक्स होते हैं, जो कॉपी करते हैं सबस्ट्रेट की और एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ आके अटैच होके उनको ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर वो एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को ब्रेक ही नहीं कर पाते। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं, ये कॉपी नहीं करते, ये कॉपी नहीं करते, ये किसी और जगह पर जाके लगते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स के पास एक और जगह होती है, उसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। ये उस जगह जाके अटैच होते हैं पहले एंजाइम्स के साथ, और उनकी एक्टिव साइट के अंदर चेंजेस कराते हैं। जब एक्टिव साइट ही चेंज हो जाती है तो कोई भी सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं हो पाता एंजाइम के साथ, तो रिएक्शन ही नहीं होता। तो कर तो रिएक्शन की स्पीड को तो दोनों कम कर रहे हैं या स्टॉप कर रहे हैं, दोनों का तरीकेकार डिफरेंट है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम की शेप में चेंजेस नहीं लाते, एक्टिव साइट में चेंजेस नहीं लाते, बल्कि उसको ब्लॉक कर देते हैं बाय कॉपिंग themselves to the actual substrate। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम की एक और जगह जाके लगते हैं, इसका नाम है एलोस्टेरिक साइट, और फिर एंजाइम की एक्टिव साइट में चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइम सबस्ट्रेट को ब्रेक नहीं कर पाता। तो रोक तो दोनों रहे।
फिर एक चीज है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन ये वो प्रॉपर्टी है जिसके जरिए इनहिबिट किया जाता है किसी काम करने को, रिएक्शन को इनहिबिट किया जाता है बाय सेंडिंग मैसेजेस कि कोई चीज बढ़ रही है तो उसको कम करें, कोई चीज कम हो रही है तो उसको बढ़ाएं। बिलफर्ज हमारी बॉडी में या किसी जानदार की बॉडी में प्रोडक्ट का लेवल ज्यादा है और जरूरत नहीं है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट कहाँ से हासिल होती है? सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन से हासिल होती है। और आप उस सबस्ट्रेट की क्वांटिटी और लिए जा रहे हैं बॉडी में। तो ये फीडबैक सिस्टम काम करता है। ये क्या करते हैं, ये इनहिबिटर्स को बुलाते हैं और एंजाइम्स की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो वो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच ही नहीं होता। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपकी बॉडी में ज्यादा है, आपके सेल्स में ज्यादा है, जब तक वो इस्तेमाल नहीं हो जाती और जैसे ही उसका लेवल कम होने लगता है, यही फीडबैक सिस्टम काम करता है और जिन्होंने ब्लॉक किया हुआ होता है एंजाइम्स की एक्टिव साइट को, उनको अनब्लॉक करा देते हैं। जब वो अनब्लॉक करा देते हैं उसको, तो अब वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं और टूटते हैं किसमें? प्रोडक्ट में। तो अगेन प्रोडक्ट का लेवल ज्यादा हो जाता है। इस सिस्टम के थ्रू इस सिस्टम के थ्रू एक तरह से जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, वो हमारी बॉडी में हमेशा क्या रहती है? मेंटेन रहती है। तो फीडबैक सिस्टम तो काम का है, ये प्रोडक्ट के लेवल को बॉडी में मेंटेन करा पा रहा है इस तरह से। फिर वाटर। वाटर एक और इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है जो प्ले करता है अपना रोल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम में। जैसे सीड्स की बात आपने अभी सेकेंड ईयर में भी पढ़ी थी। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इनसाइड सीड। जब ये सीड पानी जज्ब करता है तो वो एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और वो फिर तोड़ते हैं स्टार्च वगैरह को, जिससे एनर्जी मिलती है और सीड जर्मिनेट करता है। तो वो एंजाइम जब एक्टिवेट होते हैं जब पानी मिलता है, वरना पानी की एब्सेंस में वो एक्टिवेट ही नहीं होते। इसका मतलब पानी जो है वो भी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पर असरअंदाज हो रहा है। और आखिरी चीज क्या है? रेडिएशन। अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज, न्यूक्लियर रेडिएशन, ये तमाम की तमाम रेडिएशन अगर किसी सेल पे पड़ रही है या ह्यूमन बॉडी पे पड़ रही है तो एंजाइम काम नहीं करते, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम क्या हो जाती है? बिल्कुल स्टॉप। तो ये वो तमाम फैक्टर्स थे जो असरअंदाज होते हैं एंजाइम्स के काम करने पर। यहां तक हमारी बात सारी कंप्लीट हो गई एंजाइम्स को लेकर बेटे।